हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो उसी के क्रम में आज ये पांचवा प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटल आपको जीएस, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश और हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वह आप जाकर तुरंत देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएगा। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। व का उच्चारण स्थान, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण दांत यानी कि दंत और ओष्ठ यानी कि ओंठों के दोनों के सहयोग से होता है उसको हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। और जो वा वर्ण है ये इसी से उच्चारण होता है। ठीक है, एक इसमें दिया गया कंठोष्ठ। कंठोष्ठ की बात करेंगे तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है वो होता है कंठोष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या उदाहरण है, तो ओ और औ जो ये दो वर्ण हैं ये कंठोष्ठ के उदाहरण हैं। ठीक है, कंठ तालब क्या होता है, जहाँ पे कंठ, गला और तालब यानी कि तालु, ठीक है, तालु से के सहयोग से उच्चारण हो वहाँ पे कंठ तालब होता है। जैसे कि ए और आय, ये दोनों इसके उदाहरण हो गए। फिर इसके बाद दंत। दंत वर्ण कौन कौन से, तो जिनका उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग दांत से स्पर्श करके निकलता हो उसको दंत वर्ण कहते हैं। जैसे कि ता वर्ग, ता वर्ग में त, थ, द, ध, ना इतने आता है। और इसके अलावा ला और ये दंत सा, ये वाला सा भी क्या है, आपका दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ये सारे हो गए। यहाँ पे आपका आंसर जो सही है बेसिकली वो ए पार्ट सही है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। मुख्य परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण गाइड बुक है जिसमें लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, जिसमें जीएस का क्वेश्चन और भाग 2 में कंप्यूटर का होगा और इसके बाद भाग 3 में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये बुक जो है निकाला गया है राजस्व लेखपाल के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड की बुक, जिसमें आपको 3 साल पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ 2000 प्लस इसमें जो है आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको आप परचेज करके अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर हम बात करेंगे तो अगर आप राजस्व लेखपाल के लिए इसमें और बहुत सारी बुक निकाली गई हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट है, हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य जानकारी है। ठीक है, राजस्व लेखपाल मुख्य स्टडी गाइड हो गया। तो ये सभी भी आप जाकर जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शब्द प्रकार के आधार पर यमन शब्दों का कौन सा भेद है। शब्द प्रकार के आधार पर, ठीक है, शब्द के आधार मतलब शब्द के प्रकार के आधार पर यमन शब्द जो है किस प्रकार के भेद के अंतर्गत आएगा, ये क्वेश्चन बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी पार्ट। यमन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अन्य उदाहरण को क्रोध हो गया, मिठास हो गया, ये सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम धातु क्रिया की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, मतलब कि गलत है। नाम धातु क्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। ए पार्ट की बात करें तो झूठ, झुठलाना, जो कि ये सही है। ठीक है, शर्म से शर्माना बनता है नाम धातु क्रिया की दृष्टि से। बात का बतियाना, उठना का उठवाना जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आंसर क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में सुमेलित करना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था हिम तरंगनी के लिए 1955 में। कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए दिया गया था, तो संस्कृत के 4 उपाध्याय के लिए इन्हें 1959 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा अमृत राय की बात करेंगे तो प्रेमचंद कलम का सिपाही जो कि 1963 में दिया गया था। ठीक है, और श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए 1969 में दिया गया था।
तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता भी है। तो यहाँ पे इस तरीके मिलान हो जाएगा और आंसर यहाँ पे आपके लिए डी ऑप्शन सही है। चलिए, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए संयुक्त वाक्य में और से लिखा होता है, ठीक है, तो संयुक्त वाक्य होता है, इसको सरल वाक्य में कहेंगे तो एक ही इसमें जो है उद्देश्य और एक ही विधेय आना चाहिए, ठीक है, एक ही कर्ता होना चाहिए। जैसे 5 नंबर का अगर सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, उसके कहने से मैं मान गया, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। अकर्मक और सकर्मक, यहाँ पे कौन सा अकर्मक क्रिया है, तो पढ़ना, देखना, खाना, ये सभी क्या है, सकर्मक है। लेकिन रोना जो क्रिया होता है ये अकर्मक होता है, ठीक है। रोना क्रिया क्या होता है, स्वयं रोता है, इस पे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है। कारक की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए अगर हम बात करेंगे सीमा कुत्ते से डरती है तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है कि अलगाव की स्थिति हो, इसके अलावा अगर भय भी हो तो वहां पर भी अपादान कारक होता है, ठीक है। तो कुत्ते से डरती है, से लगा है इसमें कारक, लेकिन अपादान होगा। और अपादान क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भय की स्थिति दर्शाया जा रहा है। तो इन चारों में से कोई नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन 5वां हो जाएगा, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार का नाम बताना, इसमें अलंकार का नाम बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे आंसर इसका सही है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन से है, अन्योक्त अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर लोकोक्ति बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसका जोड़ा कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे आंख का अंधा नाम नयन सुख, यहाँ पे गुण के विपरीत नाम, तो ये बिल्कुल सही है इसके लिए। अकल भरी या भैंस, यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, मतलब अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, तो ये भी सही है। आ बैल मुझे मारे, तो यानी कि बैल को मारना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, गलत वाला बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे, तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, संबोधन में आप क्या लिखेंगे, तो संबोधन में आपको प्रिय मित्र लिखना है, ठीक है। संबोधन में प्रिय मित्र लिखना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसमें गलत कौन सा है, तो प्रलय का सृष्टि होता है, बिल्कुल सही। सार्थक का निरर्थक विलोम होता है, ये भी सही। निरामिष का सामिस होता है, ये भी होता है। संधि का समास नहीं होता। संधि शब्द का विलोम जो होता है क्या होता है, विग्रह होता है। तो संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन करिए, मतलब सही वाला। सही वाला यहाँ पे विकल्प की बात करेंगे तो सी ऑप्शन है, वधु प्लस इच्छा वध्विक्षा, जो कि बनता है, और ये सही है। ये किसका उदाहरण का संधि है, तो यड़ संधि का उदाहरण है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, दी गई पत्रिकाओं और उनके संपादकों से सुमेलित करना है। पत्रिका और संपादक दिया गया है कवि वचन सुधा। अगर हम बात करेंगे कवि वचन सुधा की, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो है आपको बताना है, ठीक है। तो कवि वचन सुधा जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की है। और सरस्वती जो है वो किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और प्रताप नारायण मिश्र की जो है ब्राह्मण है। तो इस प्रकार इनके संपादक थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार करिए और सभी शुद्ध, किस विकल्प में सभी शुद्ध जो है, सभी शब्द शुद्ध हैं, इनमें से बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे अगर हम देखें तो आत्मोन्नति जो दिया गया है ये सही है। पाणी ग्रहण जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि पाणी ग्रहण को हम कैसे लिखते हैं, पाणी ग्रहण लिखते हैं इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोढ़ जो लिखा हुआ है, प्रोढ़ क्या है, प्रोढ़ भी गलत है। यहाँ पे ध्यानाकर्षण जो है ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर क्या है, 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। चलिए, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से हमें बताना है, अनुचित युग्म चुनना है, मतलब गलत वाला युग्म चुनना है, हमें बताना है।
जैसे किरण का रश्मि होता है, मयूख होता है, अंश होता है, तो सही है। ठीक है, इसके यही जो है क्या होते हैं विकल्प, क्या होते हैं पर्यायवाची होते हैं। कृष्ण का मुरारी होता है, कंसारी वार्ष्णेय भी होता है, सही है। कौवा, कौवा की बात करेंगे करंट, करठ, पिशुन, बालभुक, बलिभुक, यहाँ पर इसका भी आंसर ये भी हो जाएगा। मतलब क्या है, ये सही है कौवा का, ये अन्य पर्यायवाची होता है। स्वर्ण का दिया गया कुंदन, हिरण और पारावत, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसका पारावत जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन ही है, क्योंकि गलत इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन, समास के विषय में क्या वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है इनमें से बताना है। दो या दो से अधिक शब्दों का समास होता है, बिल्कुल सही है। अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाते हैं, ये गलत है, समास में इस तरीके से नहीं होता। समस्त पद में के बीच में, समस्त पद में बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, सही है। समस्त पद में बीच के कारक चिन्हों का अर्थ भी समास हो जाता है, भी सही है। तो गलत वाला कौन सा है? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं चला हूँ वाक्य में कौन सा काल है? मैं चला हूँ, इस वाक्य में अगर काल की बात करेंगे, यानी कि ये क्या हुआ है, अभी अभी कार्य समाप्ति नहीं हुआ है और कार्य शुरू भी हो चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा आसन्न भूत, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रेखांकित पद का जो है हमें पदबंध का नाम बताना। छात्रों के कक्षा के छात्रों में से कुछ आगरा भ्रमण के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे हमें बताना इसका पदबंध। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये क्या है, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। परमल जो है निराला जी ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नीरजा की बात करेंगे तो ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है, नीरजा। अनामिका की बात करेंगे तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही बुक है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन प्रकार के वाच्य हैं। यहाँ पे सिनेमा देखा जाता है, ये कर्मवाच्य में लिखा है। किसमें? कर्मवाच्य में लिखा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इसके बाद अगला जो है, राजेश से टहला भी नहीं जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भाववाच्य में है। ठीक है, किस में है? भाववाच्य में है। इसके बाद रिया ने गीत गाया, तो ये क्या है? ये आपका कृतवाच्य में लिखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वाक्य में निपात क्या है? निपात बताना, तो निपात यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यही निपात होता है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित चार विकल्प, पांच विकल्पों में से बताना कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसमें विशेषण शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तो यहाँ पे देखिए, बहुत जो है किसकी बता रहा है? पहाड़ की विशेषता बता रहा है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऊंचे विशेषण हो गया। विशेषण की विशेषता बहुत है, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बहुत। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सुमेलित करना है। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा दिए गए हैं, सच्चिदानंद दिए गए हैं, कृष्णा सोबती दी गई हैं। यहाँ पे इनमें से किसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 23 में अगर देखेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद को दिया गया था कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे जी को। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार यह मिलान करने के लिए आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं? इनमें से पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना है। यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं हो जाए? क्वेश्चन नंबर 24, तो पुल्लिंग शब्द की बात कर देंगे तो भाषा शब्द पुल्लिंग नहीं होता। भाषा जो होती है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, बाकी अदरक, उपकरण, राष्ट्र, ये सभी पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न है, बहुवचन शब्द का चयन करना है। इनमें से कौन सा बहुवचन है? तो बहुवचन शब्द इसमें से योद्धा हो जाएगा। ठीक है, बाकी पानी, वर्षा, जनता सब एक वचन। आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए पार्ट बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश का एक शब्द का चयन करना है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ने के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं संश्लेषण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? 27, तो कपूर, ग्वाल, हल्दी, ये सभी क्या है? ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, तो आंसर बी ऑप्शन है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में छंद का नाम बताना है। छंद किस प्रकार के छंद? नित्य, नव, लीला, ललित, ठान, गोलोक, आजिर में, रमत, राधिका, संगरास, रस, रंग, रुचिर में, इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया? तो 28 का हो जाएगा। इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया। रोला छंद मतलब
रोला छंद जो होता है ये मात्रिक सम छंद होता है, ठीक है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर क्या होता है, यति होता है, ठीक है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 या फिर लघु वर्ण होते हैं, ठीक है। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट। चलिए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना जो हुआ है, इनमें से अगर देखा जाए तो किसी भी भाषा में नहीं हुआ है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसके भाषा की, तो ये अवधी भाषा में रचना किया गया था, किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और एक रामायण है, रामायण किस भाषा में रचना किया गया है? रामचरितमानस तो अवधी में हो गया, जबकि रामायण की जब बात करेंगे तो संस्कृत भाषा लिखा दीजिएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है इनमें से? ठीक है, कर के नकार्थी अर्थ में कर का एक अर्थ हाथ होता है, कर का एक अर्थ टैक्स होता है, कर का एक अर्थ किरण भी होता है, कर का एक अर्थ कर्म नहीं होता। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश स्थल रुद्ध नहीं है? जीएस जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के। कौन सा एशियाई देश स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध मतलब कि कहीं ना कहीं एक छोर उसका क्या है, समुद्र से लगता हो। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए मालदीव ऐसा है, ठीक है। बाकी तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान सभी स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि चारों ओर वो स्थल से घिरे हुए हैं। इनका कोई भी कोना या पार्ट जो है आपका समुद्र से लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन मालदीव समुद्र से टच करता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में है? डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये उड़ीसा और आंध्र की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। किस नदी पर है ये स्थल? तो मचकुंड नदी है, मचकुंड नदी, उसी पर यह डुडुमा जलप्रपात है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। वनस्पति से संबंधित रोग और तत्व की कमी। मटर में मार्स रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मटर में मार्स रोग जो होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग की बात करेंगे तो धान में खैरा रोग जो होता है जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो लगता है या कॉपर की उसमें कमी हो जाती है। और चुकंदर में जो राट रोग होता है, रोट रोग, वो बोरान की कमी से हो जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, स्वर्णकार द्वारा यानी कि जो सुनार जिसको कहते हैं, इनके द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया की अगर बात करें तो यहाँ पे HNO3 प्लस HCl मिलाया जाता है, तो जाकर एक्वारेजिया बनता है। 2 सांद्र अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें 3 भाग जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और एक जो होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का मिश्रण करके जो है मिलाया जाता है। और ये जो काम जिसके काम में आता है, तो इस सोने को गलाने के काम में इसका लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। भारत के प्रमुख ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से दिया गया है, ए ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया गया था? तो ये तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा की बात करेंगे तो म्यांमार में सहायता के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी अरब से भारतीयों के लिए निकालने के लिए चलाया गया, तो गलत है। यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से भारतीयों नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था, तो यही गलती की गई है, जो कि इसमें सऊदी अरब दिया गया। चलिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चला गया, तो सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा गलत वाला। चलिए अगला प्रश्न, मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष न्यूनतम थी, किस वर्ष संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तो उसके तहत। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिस स्थान पर अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है उसे क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलने वाले स्थान को नंद प्रयाग हो जाता है, ठीक है। अलकनंदा नंदाकिनी, तो अलकनंदा इसमें भी नंदा है और नंदाकिनी में नंदा है, तो नंद प्रयाग हो जाएगा। आप यहाँ से इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। विष्णु प्रयाग जो दिया गया है इसमें कौन कौन सा मिलता है? तो इसमें भी अलकनंदा और
अलकनंदा और धौलीगंगा दो मिलता है, ठीक है, अलकनंदा और धौलीगंगा मिलकर बनता है, ठीक है। कर्णप्रयाग की बात करेंगे तो सभी उत्तराखंड में है। कर्णप्रयाग की बात करेंगे तो इसमें भी अलकनंदा नदी, अलकनंदा और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, ठीक है, पिंडर नदी कर्णप्रयाग बनाती है, संगम है यहाँ पे, ठीक है। और नंदप्रयाग तो हो ही गया, अलकनंदा और नांदाकनी, ठीक है, जो कि ये भी चमोली जिले में स्थित है। तो इस तरीके से एक है देवप्रयाग। देवप्रयाग की बात करेंगे तो देवप्रयाग ये आपका अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है? बताइए, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच कौन सा चैनल स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट अंडमान, दक्षिण अंडमान जो उत्तर में रटलैंड द्वीप और दक्षिण में छोटा अंडमान को अलग करता है कौन सा? डंकन मार्ग, ठीक है, डंकन मार्ग। और 10 डिग्री चैनल जो है ये क्या करता है? 10 डिग्री चैनल जो है ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे को अलग करता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। दिवस को मिलवा रहा दिवस, ठीक है। चलिए, 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मई को हम विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 फरवरी का विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर दिया गया जो कि विश्व मृदा दिवस है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जिसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है जो कि मूल अधिकार के तहत आता है? तो यहाँ पे 5 प्रकार के रिट का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो गया, परमादेश दूसरा है, प्रतिषेध तीसरा, उत्प्रेषण चौथा और पांचवा है अधिकार परीक्षा रिट। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काला क्रॉनोमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। चौरी चौरा घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 याद रखिएगा। और मॉन्टेग्यू अगस्त की घोषणा कब आई? ये 1917 में आई थी, 1917 में घोषित हुई थी। रॉलेट अधिनियम 1919 हो गया। और आगे काकोरी ट्रेन डकैती, तो ये 1925 में हुआ था 9 अगस्त को। तो यहाँ पे आप सन से ही निकाल सकते हैं कि सबसे पहले की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा दूसरा मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा। इसके बाद 1919 में रॉलेट अधिनियम आया तो तीसरा हो जाएगा। फिर आपका चौरी चौरा घटना हुआ 1922, फिर आपका काकोरी ट्रेन डकैती हुआ 1925। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है ये बताना है, ठीक है। भारत विश्व का 6वां बड़ा देश है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जा रहा है तो 7वां देश है, जबकि यहाँ पे दिया गया है 6वां, तो ये गलत हो जाएगा। संसार का सबसे लगभग संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो भारत की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 2.4% क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर का कूट का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 42, तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और जो अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही है, ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये गलत है। भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करेंगे तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 44 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता या समानता से है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें से अगर देखा जाए लोकसभा के सदस्य,
राज्यसभा के सदस्य ये सभी मिलकर करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, 1 व 2। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम बताना। ठीक है, बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम बताना यहाँ पे। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था राजगृह में हुआ। प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में, तो 2 हो जाएगा पहले। ठीक है, दूसरा जो बौद्ध परिषद था, इसका अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद वैशाली के बाद फिर हुआ तीसरा हुआ आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ आपका कुंडलवन में। तो 214 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 214 3 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, तो डी ऑप्शन में दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तटीय सीमा की लंबाई और आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में 2023-24 के अनुसार इसमें हमें सजाना है। यहाँ पे अगर देखा जाए 47 का आंसर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे कम इनमें से अगर देखा जाएगा तो गुजरात की है। ठीक है, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा तमिलनाडु, और फिर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इस प्रकार यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने राज्य जो है तटीय राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं टोटल तटीय राज्य हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और बंगाल तक फैला हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना किसका सुमेल नहीं है। फिजी, सुआ, गुआना, जॉर्जटाउन, लेबनान, बेरूत, फिनलैंड, ओस्लो। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा। यहाँ पे जो है सारी की राजधानी दिया गया है। राजधानी की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी ओस्लो दिया गया है, गलत है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, यही गलत था, बाकी सारे सही हैं। और ओस्लो की राजधानी जो है, ओस्लो जो है किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी, नॉर्वे की राजधानी। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें से मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज कब आया था। मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त शासन के काल में आया था, लगभग 302 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व के मध्य आया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इत्सिंग जो है, ये जो है चीनी बौद्ध भिक्षु था, ये 7वीं शताब्दी में आया था। 7वीं शताब्दी में मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो 671 ईस्वी से लेकर 695 ईस्वी के मध्य आया था। इसके बाद अगर हम देखें फायान, तो फायान भी एक चीनी बौद्ध था, जो कि ये 5वीं शताब्दी में आया। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 399 से 414 ईस्वी के मध्य। ठीक है, फिर आ जाते हैं होनसांग। होनसांग की बात करते हैं, अभी चीनी बौद्ध था, ये भी 7वीं शताब्दी में आया, लगभग 630 से लेकर 645। तो इसमें सही क्या है, सही की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज आया, फिर आया फायान, फिर आया होनसांग, फिर आया जो है इत्सिंग। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए मुनित्रय में कौन शामिल है। मुनित्रय की बात करते हैं तो इसमें से कौन शामिल नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारवी ऋषि शामिल है। बाकी मुनित्रय सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन एवं भाष्यकार पतंजलि, इन तीनों को काव्य को त्रिमुनि या मुनित्रय कहा जाता है। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया, इसका आंसर क्या है, तो यह स्थापित किया गया है मथुरा जिला। ठीक है, मथुरा में स्थापित नवंबर 2018 में खोला गया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अब यूपी स्पेशल देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अतरंजी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जिले में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा ऐतिहासिक स्थल यह पड़ता है एटा जिला के अंतर्गत। गंगा की सहायक नदी काली नदी है, उसी पे किनारे स्थित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर किस जिले में स्थित है। भगवान विष्णु के वराह अवतार का मंदिर जो है कासगंज जिला में है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, सोरो का कासगंज याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति कब दी थी। तो ये स्वीकृति प्रदान हुआ था 5 मार्च 2024 को। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो है गौतम बुद्ध नगर। आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शीतला जल विद्युत परियोजना की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो झांसी जिला हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, कोयल किस जिले का पूर्व नाम है, तो कोयल या कोल ये पड़ता है अलीगढ़ का पूर्व नाम। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58,
गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये जो है इसमें से अगर देखा जाए तो कोई भी जिला नहीं, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा, इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर ई पार्ट, ठीक है। बरुआ सागर झील किस जिले में स्थित है? बरुआ सागर झील की बात करेंगे तो ये पड़ता है झांसी जिला। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का अरोहरा शिलालेख किस जिले में पड़ता है? अरोहरा शिलालेख जो है मिर्जापुर में है। कहाँ पर है? मिर्जापुर में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, डिफेंस कॉरिडोर के कितने नोड्स उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट और झांसी और लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, ये बताना है। बिरजू महाराज जो है ये एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से प्रतिपादक थे। तो कालका बिंदादीन यहाँ पे कोई किसी में नहीं लिखा हुआ, तो आंसर क्या पार्ट हो जाएगा? आंसर यहाँ का ई पार्ट बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कौन सा जिला सम्मिलित है? नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला की सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं हो? क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आगरा इसमें से नहीं आता। बाकी अगर हम बात करें तो 7 जिले टोटल आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि झांसी हो गया, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सभी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम कब स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना 62 में अगर देखा जाए, 64 क्वेश्चन नंबर, तो 1974 में हुआ था। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित शहरों में से कौन सा रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं? इनमें से रामायण सर्किट की बात करेंगे तो इसमें से वाराणसी इसका हिस्सा नहीं है। बाकी अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट, ठीक है, साथ ही साथ सीतामढ़ी, बक्सर का दरभंगा जो हो गया, श्रृंगबेरपुर हो गया, ठीक है, महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में पड़ता है, जगदलपुर छत्तीसगढ़ है, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र, भद्राचलम तेलंगाना, हम्पी और रामेश्वरम आदि पड़ते हैं, इसका हिस्सा में आते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुंभ मेला कब शामिल किया गया था? कुंभ मेला को शामिल किया गया वर्ष 2017 में। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो है वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्रमशः किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश कानपुर, लखनऊ शहर मिलियन सिटी बन गए थे? ये बने थे मिलियन सिटी 1961 में कानपुर बना, लखनऊ 1971 में बना था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? 68 का माफ करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1971 और 1981 में बने थे, ठीक है। कानपुर बना था 1971 और 1981 में लखनऊ मिलियन सिटी बन गया था। मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। चलिए, जीआई टैग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? जीआई टैग तिरंगा बर्फी वाराणसी को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। हींग को हाथरस के लिए, ढोलक जो है अमरोहा का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। हॉर्न क्राफ्ट जो दिया गया है संभल जिले का दिया गया, ठीक है, ना कि अलीगढ़ जिले का दिया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, वैदिक थीम पार्क किस जिले में स्थापित हो रहा है? वैदिक थीम पार्क की स्थापना जो है ये गौतम बुद्ध नगर जिले में करा जा रहा है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है, ठीक है। आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। अब क्वेश्चन कंप्यूटर के देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्रमशः लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर के उदाहरण इनमें से? लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 में अगर हम देखेंगे तो ये ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, पेज प्रिंटर जो होता है लेजर प्रिंटर को कहा जाता है। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? सी भाषा में इसमें से अगर देखा जाए तो यूनिक्स को लिखा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको HTTP कहा जाता है, द्वारा प्रयुक्त डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है HTTP का? तो 80 होता है, याद रखिएगा। आंसर 88 का बी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डी रैम से तेज होती है लेकिन महंगी होती है? डी रैम से तेज मेमोरी जो होती है एस रैम होती है, लेकिन क्या होती है? महंगी भी होती है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में आम जनता तक इंटरनेट की पहुंच पहली बार कब शुरू की गई थी?
तो भारत में शुरुआत हुआ था 1995 से, ठीक है। 1986 में भारत में इंटरनेट का इतिहास खोजा जा सकता है, जब एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क यानी कि एयरनेट जो था इसकी स्थापना हुई। लेकिन एयरनेट एक सरकारी वित्त पोषित नेटवर्क था जो भारत में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को इंटरनेट पहुंच प्रदान करता था। 1995 में भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सर्विस राज्य में स्वामित्व वाली विदेश संचार निगम यानी कि VSNL द्वारा शुरुआत किया गया। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन ये किसके उदाहरण हैं? फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन जो है ये B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स लैस परस्पर जुड़े हुए चीज़ों या डिवाइसों के नेटवर्क को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द जो उन्हें डेटा एकत्र करने और आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है और उन्हें उत्तरदायी बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? बिट्स की धारा के रूप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कौन सा है? तो वो है मशीन लैंग्वेज। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज बिल्कुल सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का फुल फॉर्म बताना है। पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं इनमें से? तो बिंग, याहू ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। आस्क भी है लेकिन सफारी सर्च इंजन नहीं है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए, TCP IP रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो TCP IP रेफरेंस मॉडल में 4 लेयर होती है टोटल, ठीक है। 4 लेयर में नेटवर्क एक्सेस हो गया, इंटरनेट लेयर हो गया, होस्ट टू होस्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर शामिल है। चलिए, एक IP एड्रेस IPv4 में कितने बिट्स होता है? एक IP एड्रेस जो IPv4 है इसमें 32 बिट होता है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 32 बिट्स, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समान प्रोटोकॉल के साथ समान लाइन को जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो 98 का हो जाएगा यहाँ पे डी पार्ट, ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, 99 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। MS वर्ड में पेज कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इसमें बताना है कि कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉटम होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, सेंटर पेज मार्जिन नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितने वर्कशीट हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 2007 वाले वर्कबुक में टोटल 3 वर्कशीट डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं। जब भी आप ओपन करेंगे एक्सेल को तो 2-3 वर्कशीट आपको ओपन डायरेक्ट मिला, खुला मतलब ऑटोमेटिक खुला हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा, ठीक है। और आज का ये प्रैक्टिस अटेंड करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।